आज 3 फरवरी 2023। सो फाइनली जिसका आप लोगों का इंतजार था, दिसंबर 22 का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। एक लंबे समय अंतराल के बाद इतने सारे बच्चे जो है एग्जाम में बैठे। आईसीए की हिस्ट्री में इस अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा बच्चे बैठे थे। देखिए, इसको हमें बहुत समझने की जरूरत है कि ये डिफरेंस क्यों है कि ये बच्चे पास और ये बच्चे एग्जाम को नहीं निकाल पाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है उसका लेवल बहुत सिंपल है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो विश्वास मानिए सीए लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे फाउंडेशन इंटर फाइनल, आपको जो है कभी भी कोई तकलीफ दुख नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सो फाइनली जिसका आप लोगों का इंतजार था, दिसंबर 22 का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। आज 3 फरवरी 2023। वो रिजल्ट जो आप चाहते थे वो आपके सामने आ गया, लेकिन इस रिजल्ट में अगेन सीखने के लिए बहुत कुछ है। लगभग इस बार 1,26,000 स्टूडेंट्स ने जो है सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया। एक बहुत समय बाद, मैं कहूँगा एक लंबे समय अंतराल के बाद इतने सारे बच्चे जो है एग्जाम में बैठे। जनरली जो है ये डेटा 1 लाख के आसपास रहता था, लेकिन इस बार ये 1,26,015 स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं कहूँगा 1,26,000 बच्चे बैठे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है कि आईसीए की हिस्ट्री में इस अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे बैठे थे, बट इसको लेके मैं कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हूं। ये मेरे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है। नाउ अगर मैं इस रिजल्ट को एनालाइज करूं तो मुझे पता लगता है कि लगभग 36,864 स्टूडेंट्स पास हुए, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल देता हूं कि 37,000 स्टूडेंट्स पास हुए। और अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालने की कोशिश करूं तो लगभग 30% के आसपास जो है ये आपका आता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, जो कि इसका एक गलत चेहरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 89,151 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए, जिसको अप्रॉक्स मैं कहूँ 89,000 स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम को नहीं निकाल पाए। देखिए, इसको हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये डिफरेंस क्यों है कि ये बच्चे पास और ये बच्चे एग्जाम को नहीं निकाल पाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है उसका लेवल बहुत सिंपल है। अगर हम आगे के फर्दर लेवल्स की बात करें तो ऐसी गलती है 89,000 स्टूडेंट्स क्या करते हैं। और सेकंड चीज, जो 37,000 स्टूडेंट्स पास हुए भी हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पास हुए हैं 200 से लेके लगभग मैं कहूँ 220 के ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर भी बहुत बच्चे पास हुए हैं। उन बच्चे को भी अपने आप को समझना चाहिए कि वो बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि इस बार के अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो बहुत ही सिंपल पेपर जो है वो सीए फाउंडेशन के हमें देखने को मिले थे। कुछ ऐसा टेक्निकल किसी भी पेपर के अंदर जो है हमें देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो अगर हल्का सा भी ये सिंपल पेपर जो है टेक्निकल कर दिया जाता तो ये जो बच्चे 200 से 220 में पास हुए हैं, इनके भी चांसेस जो है इस कैटेगरी में आने के बढ़ जाते। लेकिन अब जो है आज इस रिजल्ट के बाद इन सब बातों को साइड में रखते हुए ऐसे सभी बच्चे जो पास हुए हैं और जो पास नहीं हुए हैं, दोनों को कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा, दोनों को कुछ बातें समझनी पड़ेगी। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो विश्वास मानिए सीए लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे फाउंडेशन इंटर फाइनल, आपको जो है कभी भी कोई तकलीफ दुख नहीं होगा। सबसे पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप अपने एज ए स्टूडेंट सीए फाउंडेशन या इंटर की पढ़ाई करते हैं, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है कि आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, उसको समझते हैं। अब समझने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आप उसके वीडियोस देखें, आप उसकी सेल्फ स्टडी करें, आप कोई ऑफलाइन पढ़ें, वो कुछ भी हो सकता है। तो स्टेप नंबर 1 जो है अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, कि हमें जो है उस चैप्टर को समझना है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो लॉजिक्स हैं, उसको हमें समझना है। और यहाँ पर जो है आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मात्र 5% उसे बच्चे सेल्फ स्टडी से करते हैं, और 95% बच्चे जो है वो कोचिंग का सहारा लेते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, और वहां से जो है इन चीजों को क्लियर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई चैप्टर उठाया, उसका स्टेप 1 है अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे चैप्टर समझ में आ गया तो उस मेरा हो गया, मतलब मेरे को वो चैप्टर खत्म हो गया, मुझे अब उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
देखिए मुझे कोई नई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 11th-12th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, तो जब क्लास में आपको टीचर चैप्टर करवा देता था तो आप क्या बोलते थे? आप ये बोलते थे कि भाई टीचर ने करवा दिया, मुझको समझ में आ गया है। समझ में तो आ गया है, लेकिन अब मैं घर पे जाके जब खुद क्वेश्चंस करूंगा, खुद उसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरा वो चैप्टर जो है बढ़िया से रेडी हो जाएगा। यही होता था। आप लेकिन सीए में क्या होता है? सीए में आप लोग ये समझते हैं कि चैप्टर को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया और मेरा काम खत्म। नो, इसके बाद सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होती है? आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर देखिए हो क्या गया है जरा समझिए। एक टेंडेंसी बहुत खराब हो गई है आज के टाइम पे कि टीचर ही क्वेश्चन जो है क्लास में करवाने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छी चीज है, इससे बच्चों का जो है घर का टाइम बचता है। लेकिन एक चीज समझिए, जब तक आप खुद घर पे जा करके अपने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से चीजों को नहीं निकालेंगे, तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस एग्जाम लेवल पे आना चाहिए वो नहीं आएगा। भाई टीचर ने आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में करवा दिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, इट्स ओके। नाउ द स्टेप 2 इज योर्स कि जो भी आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है आप अपने हाथ से करें, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती अगर आपकी होती है तो उसको आप मार्क करें, अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट करें, और उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को जो आपकी गलतियां हुई हैं रेगुलरली रिवाइज करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चे की एक अपनी कैपेसिटी होती है, एक अपनी कैपेबिलिटी होती है। जो पॉइंट मुझे मुश्किल लग रहा है हो सकता है आपको मुश्किल ना लगे, जो आपको मुश्किल लगता है हो सकता है थर्ड बच्चे को मुश्किल ना लगे। ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको खुद समझ में आता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। देखिए इंडिया टीम के अंदर 11 प्लेयर्स हैं, बट 11 के 11 प्लेयर्स की अगर हम खेलने की बात करेंगे तो सबका एक अपना स्टाइल होगा। कोई पेस बॉल पे बहुत अच्छा मारेगा, कोई स्पिन बॉल पे बहुत अच्छा मारेगा, कोई बॉलर होगा, कोई बैट्समैन होगा। सबकी एक अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी है जिस हिसाब से वो खेलता है। सेम वे एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करने हैं। जो बच्चे यहां पर ये नहीं निकाल पाए ना, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इस 89,000 स्टूडेंट्स को देखूं तो इसमें लगभग 80,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है ये वाला पॉइंट होता ही नहीं है कि वो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो अपने मेन पॉइंट जहां उनको तकलीफ आती है उसको मार्क नहीं कर पाते हैं। एग्जाम टाइम पे उनको यही नहीं पता होता कि उन्हें क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज नहीं करना, कहाँ कितना टाइम देना चाहिए। भाई जो चीज़ मेरे पॉइंट मार्क है मुझे पता है, उनको मुझे स्पेशली देखना है। जो नहीं है वो मेरे से एक बार में हो गए थे, तो अगर मैं उनको इतना ध्यान से नहीं भी देखूंगा तो मुझे एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दिस इज द स्टेप नंबर 2 जो आपको करना होता है। और ये जो बच्चे पास हो गए ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं लगभग 37,000 स्टूडेंट्स, इसमें से ये जो बच्चे 200 से 220 के ब्रैकेट पे पास हो गए, ये भी बहुत ध्यान से समझे कि ये भी हो सकता है कि इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा हो और जो है वो अपना एग्जाम निकाल के आ गए हो, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। लेकिन इंटर में ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लिया और आप सोचे कि सब कुछ हो गया। जो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है उसके सारे प्रश्न, उसके सारे क्वेश्चन आपको अपने आप एकांत कमरे के अंदर बैठ करके खुद स्वयं से उसको सॉल्व करना है। तब जा करके आप कहिएगा कि वो मेरा चैप्टर जो है तैयार हो गया है। अब जब वो आपका चैप्टर तैयार हो गया, आपने उसके अंडरस्टैंड कर लिए कॉन्सेप्ट्स, आपने उसके क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस कर लिया, इसके बाद जो सबसे बड़ा विषय आता है वो है स्टेप नंबर 3। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम के ऊपर उनको पेपर प्लानिंग नहीं समझ में आती, कहाँ पेपर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। 3 घंटे में टाइम पेपर में जो है वो पूरा पेपर किस तरीके से हमें करना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है बच्चे पेपर देख करके एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, पूरा कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, आखिरी के 2.5 से 3 महीने में उनको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंटर या फाउंडेशन दोनों लेवल पे देखने को मिलती है, आज आपने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले चैप्टर्स उठा लिए, लेकिन जब आप कोर्स खत्म करते हो और स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है अपनी जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। बहुत कॉमन इश्यूज हैं, और ये इतने कॉमन है कि हर दूसरा बच्चा इन क्वेश्चंस को हमसे पूछता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि सर एकदम सही कह रहे हैं, ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो ऐसे सभी बच्चे जो हैं के पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है कि आप टेस्ट देना अवॉइड करते हैं। आप देखिए, आप वही बच्चे हैं जब आप क्लास 10th में थे, क्लास 11th में थे, क्लास 12th में, तो आप बात करते थे कि 70% आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे, 95 आएंगे, 97 आएंगे। लेकिन
आज आप जब सीए के अंदर आ गए हैं तो 80 90 50 तो छोड़िए, आप सीधे बात करते हैं कि मेरे 200 आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। देखिए एक चीज मैं आपको बड़ी स्पष्ट के साथ बता दूं कि अगर आप स्टेप नंबर 1 के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पर भी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, XYZ किसी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो पैसा मत दीजिए। आज के टाइम पे इसका सबसे बढ़िया सोर्स है यूट्यूब। आप कोई भी चैप्टर का नाम लिखिए, सपोज आपको कंसाइनमेंट समझना है, कंसाइनमेंट वीडियोस, आपको 50 टीचर्स की वीडियो मिल जाएंगी, वहां से समझ लीजिए जो आपको समझ में आता है। आपको इनकम टैक्स में PGBP समझना है, आप PGBP लिखिए यूट्यूब पे, आपको 50 टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको समझ में आता है, वहां से देख लीजिए। मोर और लेस सभी टीचर्स ने अपना सारा का सारा कंटेंट आज के टाइम पे यूट्यूब डाल रखा है। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी भी है। अगर आज के टाइम पर यूट्यूब पे आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई आपको पूछता तक भी नहीं है। तो ये बात फैक्ट है। तो स्टेप नंबर 1 के लिए तो किसी भी बच्चे को कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज अवेलेबल ऑन अ वेरी गुड सोर्स, दैट इज द यूट्यूब। इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोचिंग, मतलब चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, तो उसमें आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कोचिंग ज्वाइन करने का, वो ये कि वहां पर क्या मुझे प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी जिसमें सारे के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, RTP MTP इनको कवर अप किया जाएगा, प्लस उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। क्योंकि करना तो मुझे खुद है, लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं कहाँ से देखूंगा? तो क्या उनकी रिकॉर्डिंग्स मुझे अवेलेबल होंगी। और स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या मुझे वहाँ पर टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। अवेलेबल करवाने के साथ साथ क्या मुझे वो टीचर चेक करके देंगे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड आज के टाइम पर चल रहा है। होता क्या है कि आपको बोल दिया जाता है कि आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, ये भी बोल दिया जाता है चेक करके मिलेंगे। ये पूछना आपकी जो हमारे टेस्ट पेपर चेक करेगा वो कौन होगा, ये तो नहीं है ऑफिस के रिसेप्शन पे जो बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट है उसको आपने पेपर पकड़ा दिया और वो चेक करके हमें दे दे। क्या वो क्वालिफाइड टीचर्स होंगे? क्या उन पे का पेपर चेकिंग का एक्सपीरियंस होगा? टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी इस बात के लिए आपको एकदम खुले दिल से और खुले दिमाग से आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप इसको लेके बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे पास पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि वेल प्रोफेशनल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट्स हैं जो आपके इन टेस्ट पेपर्स को चेक करते हैं। हर क्वेश्चन पे आपको कमेंट करते हैं कि आपकी गलतियां कहाँ पर हैं और फिर आपको ये वापस करते हैं। ये बहुत बड़ा टास्क है जो कि आपको पास कराने में आपकी हेल्प करता है और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें परफेक्ट प्रैक्टिस बुक की भी, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीए इंटर में या फाउंडेशन में आप किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कारण क्योंकि आपके पास समय की जो है वो लिमिटेशन होती है। हमारी जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है ये क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। अगर मैं कोई बात करूँ एक चैप्टर की, सपोज मैंने चैप्टर लिया इशू ऑफ शेयर्स, तो अगर मैं उसको पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा करके 10 बार पूछे जा चुके हैं। तो हमने क्या किया, अपनी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर एक पूरा डिटेल्ड रिसर्च कंटेंट जो है तैयार किया है। वो डिटेल्ड कंटेंट क्या है कि सपोज इशू ऑफ शेयर्स में कोई क्वेश्चन हमने देखा कि वो 20 बार जो है रिपीट हो चुका है, 10 बार एग्जाम में आ चुका है, MTP में आ चुका, ICI के मॉड्यूल में आ चुका, RTP में आ चुका। हमने उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया। आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो क्वेश्चन हर बार आपको नया लगेगा। कैसे नया लगेगा? इस बार राम बन के आया था, अगली बार श्याम ने लिखा होगा। इस बार लिखा होगा उसका टेक्सटाइल का बिजनेस था, अगली बार लिखा होगा ऑटोमोबाइल का बिजनेस था। इस बार लाखों में फिगर थी, अगली बार करोड़ों में दे देगा। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन वही है, क्योंकि नाम बदल दिया, धंधा बदल दिया, फिगर्स बदल दी तो आपको नया क्वेश्चन लगता है और आप बहुत ज़्यादा समय जो है इस चीज़ के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे सभी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया और हमने देखा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो है घुमा फिरा के 20 बार पूछा गया है। तो हमने क्या किया, उसको अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया और 1 के नीचे लिख दिया कि भैया ये क्वेश्चन 20 बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसको बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन हमने देखा कि ये 17 बार आया हुआ है, तो हमने उसे क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया और लिख दिया कि ये 17 बार आ चुका है। इस तरीके से हमने जब सारे चैप्टर्स पे मेहनत करी, सारे सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन, इंटर और फाइनल पे भी कर रहे, तो उसके अंदर जो है हमने देखा कि अरे बाप रे बाप, एक चैप्टर के अंदर तो 15 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं होते जो बच्चे को करने चाहिए। इससे फ़ायदा क्या मिलता है? सबसे पहले आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सबसे स्टार्टिंग के अंदर मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिससे आपका सारा का सारा कोर्स हो रहा होता है, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है। इंटर के अंदर आप बोथ ग्रुप प्लान कर पाते हैं, फाउंडेशन के अंदर आप लिमिटेड नंबर के अंदर, टाइम के अंदर अपना सारा का सारा सिलेबस कवर अप कर पाते हैं। और जब इस तरीके से चीज़ें आप करते हैं तो आपको खूब टाइम मिलता है रिवीजन का, खूब टाइम मिलता है आपको टेस्ट देने का। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तब जा करके ये जो बच्चे फाउंडेशन नहीं निकाल पाए हैं वो फाउंडेशन
निकाल पाएंगे, और ये जो फाउंडेशन निकाल चुके हैं और इंटर निकालना चाहते हैं, बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, वो बोथ ग्रुप दे पाएंगे और पास हो पाएंगे। उम्मीद करूंगा मैं आपकी काफ़ी बातों का जो है जवाब दे पाया था। बस एक चीज़ देख लीजिएगा कि क्या आप हर चैप्टर के लिए 3 स्टेप करते हैं और 3 स्टेप करने के बाद आप कहते हैं कि मेरा चैप्टर पूरा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप 101% पास होंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। और अगर आप ये 3 स्टेप्स नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि कॉन्शियसली आप पास नहीं हो सकते, एक्सीडेंटली हो जाए तो वो बात अलग हो सकती है। आज के लिए इतना ही। कुछ गलत बोला था उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात सत्य है और सत्य को किसी भी तरीके के परिणाम की ज़रूरत नहीं होती। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।